इश्क जो तारी हुआ। स्कूल अभी तैयार नहीं हुआ? तो वाकई कुछ भी नहीं पता इस बारे में। लेकिन आपने अब कहा है तो मैं कल जाके जरूर देखूंगा उसे। तो मैं वहां बच्चों को पढ़ा सकती हूँ या नहीं? आए आए छोटे अम्मी आए। आप बाकी बातें इनसे पूछ लीजिए। अम्मी मेरे कमरे में पानी प्लीज भिजवा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम कौन हो? मेरा नाम महानूर है। मैं मुराद साहब के बहुत पुराने एम्प्लॉय हैं, उनकी बेटी हूँ। रऊफ नाम है उनका। रऊफ, तुम वही हो जिसने कराची में अपनी मेहंदी पे? जी, मुराद साहब ने अब्बा को यहाँ बुलाया है नौकरी के लिए, लेकिन अभी तक अब्बा इंतजार में ही है। मुझे स्कूल का पता चला था, मैंने सोचा कि शराम साहब से इजाजत लेने होकर मैं वहाँ बच्चों को पढ़ा। स्कूल तो अभी बना ही नहीं है। जी जी, इसी उम्मीद में आई हूँ कि शायद जल्दी काम हो जाए, तो मैं चलती हूँ। बेगम साहिबा, आपकी हवेली बहुत खूबसूरत है। शाकिरा, शाकिरा, जी बेगम साहिबा। ये लड़की कैसे घुसी अंदर? बेगम साहिबा, मैं तो बाहर ही रोक कर आई थी, पता नहीं कैसे खुद अंदर आ गई। किसी दिन पूरा गांव आके हमारे सर पे बैठ जाएगा और तुम लोग कहोगे हमें पता ही नहीं चला। 2 मिनट में किसी और काम में मसरूफ नहीं होती तो तूफान खड़ा होता है। आइंदा किसी को अंदर मत घुसने देना। आ गई ना वापस अपना समूह लेकर? जी नहीं, शहराम से मिलकर आई हूँ, जो अब्बा अभी तक नहीं कर सके। क्या क्या कहा उसने? कह रहा था कि स्कूल आएगा और हो सकता है मुझे वहां काम करने की इजाजत भी मिल जाए। फिर वो किश्वर साहिबा आ गई तो बात ही बीच में रह गई। ये तो बहुत खुशी की बात है। आपी, हवेली के बारे में बताओ ना, बहुत खूबसूरत थी क्या? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत थी। पता है वहां पे इतनी सारी पेंटिंग्स थी, कुछ तो बिल्कुल ही नहीं थी और कुछ बहुत कदीम। और एक दीवार पर खाली जगह देखकर तो मेरा दिल किया कि अपना ब्रश उठाऊं और कुछ बना डालूं वहां पर, वो भी अपने नाम के साथ। बेटा काबू में रखो, खुद को भी और अपने ब्रश को भी। ये हर जगह नहीं चल सकता। अच्छा ये बताओ कि बेगम साहिबा कैसी हैं देखने में? बिल्कुल हवेली जैसी। मतलब? उतनी ही खूबसूरत, उतनी रोबदार, लेकिन शाह साहब वाली बात नहीं है आप में। अब मैं इसका क्या मतलब निकालूं? कुछ मतलब मत निकालो, काम खत्म करो और चलो आओ पढ़ने बैठे। फिर अब शहराम कहाँ है? अपने कमरे में है, आप मिल लीजिएगा जाके। वैसे आपको पता तो है, इसलिए मैंने आपको बुलाया है, फोन पे बताया था। शहराम चाह रहा है कि सारी जमीनें और फैक्ट्री मेरे नाम पे हो जाएं। जी। देखिए, वो कह रहा है उसको इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है। अब छोटी छोटी बात के लिए मुझे उससे चेक साइन करवाना पड़ता है, वो चिढ़ जाता है। जी भाभी, बात दरअसल ये है कि ये सब कानूनी मामलात हैं और काफ़ी वक्त दरकार होता है, पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। तो जब सब कुछ पहले से आसान है तो मुश्किल करने की क्या ज़रूरत है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? भाई मेरा मतलब है कि ना आप कहीं जा रही हैं, ना शहराम कहीं जा रहा है, और शहराम ने कह दिया है कि सब कुछ आपका है, तो समझें आपका है। आपको आपका हक लेने से कौन रोक रहा है? और जहाँ तक बात है कागजात की, तो नाम आपका हो या शहराम का हो, क्या फर्क पड़ता है? माँ तो आप ही ठहरी ना। मैंने भी यही समझाया उसे, लेकिन वो कह रहा है कि सब कुछ कानूनी तरीके से होना चाहिए। मेरा मशवरा माने
तो वसीयत में तब्दीली ना कराएं। सब कुछ मुराद साहब का था, अब सब आपका है। घर की बात घर में रह दें। शहराम, एक बात बताओ कि कभी मुराद की जिंदगी में तुमने उसके किसी फैसले पर सवाल उठाया था? कभी भी नहीं। जिसको जिंदगी में तुमने चैलेंज नहीं किया, मरने के बाद उसे चैलेंज करोगे? सब मत कहिए चचा जान। इस वसीयत में जो चीजें तुम्हें सौंपी गई हैं, वो भाभी और दुनिया वालों के लिए शायद कागज के चंद टुकड़े होंगे, लेकिन हकीकत में वो तुम्हारे माँ बाप के ख्वाब हैं जिन्हें सिर्फ तुम पूरा कर सकती हो। जो स्कूल की तामीर हो रही है उसका खाका है। बेटा, मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जाता ना। कि मेरे सामने मुराद शाह की परछाई बैठी है और मुझे कह रही है कि मैं किसी काबिल नहीं हूं। मुझसे इतना बड़ा झूठ सुना नहीं जाएगा। देखिए, मैं आपकी हर बात ठीक है चचा, लेकिन कि मुझे ये लग रहा है कि छोटी अम्मी का गलत तासुर है आपके ऊपर। वो ये सब काम मुझसे ज्यादा मोहब्बत और लगन से कर सकती है। हाँ, वही मोहब्बत और लगन जो तबरेज फैक्ट्री वर्कर्स पर निछावर करता है। तुम्हें अंदाजा है ना कि वर्कर्स कितने परेशान हैं। मैं खुद को गलत साबित करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने वसीयत को छेड़ने से मना कर दिया है। लेकिन अगर तुम मुझे अपने चचा का दर्जा देते हो तो ये समझ लो कि तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है और ये कदम उठाने से मना कर रहा है। चचा जान, मैंने हमेशा आपकी बात को अब्बू जान जितनी ही अहमियत दी है। ये क्या है? ये जायदाद का वो हिस्सा है जो तुम्हारे नाम था, लेकिन वसीयत में इसका जिक्र नहीं है और इसकी जरूरत भी नहीं थी। इसे संभाल कर रखो और किसी को इसके बारे में मत बताना। लेकिन क्यों? वक्त आने पे सब बता दूंगा। अभी जो मैंने कहा है सिर्फ वो मान लो, संभाल कर रखना इसे। जी। माफ कीजिएगा गालिब। कीजिएगा, मुझसे भी गलत। ऐसे हैरान क्यों हो रही है मुझे देख? इस कंपनी का मालिक, इतना काम करती हो। खाना खाया? अभी मैं खाना खाने जा रही। तुम जाओ जाके खाना। स्कूल बनाना आपका सबसे बड़ा ख्वाब था ना? सॉरी, मैं कल ख्वाब था या नहीं? मुझसे ज्यादा अब्बू जान का ख्वाब था। तो फिर ऐसा क्या हो गया? क्यों आपने इस ख्वाब को अधूरा छोड़ दिया है? जरूरी नहीं कि हर ख्वाब पूरा हो। वो जान के जाने के बाद किसी चीज में दिल नहीं लगता मेरा। जिंदगी बेमायनी से लगती है मुझे। लोग मर जाते हैं लेकिन ख्वाब नहीं मरते। आपको शायद लग रहा होगा कि मेरे माँ बाप जिंदा हैं, इसलिए मेरे लिए बात कहना आसान है। माँ बाप चले जाते हैं लेकिन हमारे अंदर अपना अक्स छोड़ जाते हैं। हमारी किसी चाल में, हमारी किसी बात में
हमारी किसी आदत में या हमारी हंसी में चले जाने वाले का अक्स नजर आता है। आप कभी खुद को देखिएगा, मुराद साहब की झलक नजर आएगी आपको। जब आप दोनों एक ही हैं तो आप दोनों के ख्वाबों में इतना फर्क क्यों? अकेले कैसे करूँ आ रहा है? आपको किसने कहा आप अकेले? आप एक दफा कोशिश तो करें। मैं अपनी बेटी को जाने, तुम वो नहीं हो, तुम वो नहीं हो, तो कोई और हो, तो कोई और हो। तुम वो नहीं हो, तुम वो नहीं हो, तुम तो कोई और हो, तो कोई और हो, तो कोई और हो। तो कोई और हो, तो कोई और। देखें, परेशानी की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ इनके डिप्रेशन का नतीजा है। कैसे एहसास दिलाया से कि ये अकेला नहीं है? मुझसे तो इसकी हालत देखी नहीं जा रही। देखें, मैं कोई मेडिसिन तो रेकमेंड नहीं करूँगा। कोशिश कीजिए कि इनका ध्यान बटा रहे। शाहराम की कोई ख़ास एक्टिविटी है? कोई खास नहीं। इतने दिनों बाद आज फैक्ट्री गया था तो ये सब हो गया। कि फैक्ट्री भेजें, कुछ भी करें, लेकिन इस वक्त उसका ध्यान बटाना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ मल्टी वाइटामिन्स रेकमेंड कर देता हूँ, सुबह नाश्ते के बाद दे दीजिएगा। शुक्रिया। पता नहीं उसको क्या हो गया था, अचानक बेहोश होके गिर गया। मैं तो बुरी तरह घबरा गई। बात से तो ठीक ठाक लगता है ना, मतलब तो ऐसा तो नहीं लगता ना कि वो किसी चीज़ के असर में। कि बड़े लोगों का रहन सहन तो तुम जानती हो ना। क्या हो गया अम्मा? वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। पता नहीं आप क्या क्या सोच लेती हैं। अच्छा, तुम इतनी वकालत क्यों कर रही हो उसकी? लगता है इजाज़त मिल ही गई तुम्हें स्कूल में पढ़ाने की। इजाज़त की तो नौबत ही नहीं आई। इससे पहले ही वो गश खा के गिर गया, बात ही अधूरी रह गई। ये लो, देख लो, दूसरी बार हुआ है ये। और तुम्हारे अब्बा ने ना दुनिया देखी हुई है बेटा। उन्होंने यूं ही नहीं कहा था कि बेटा तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। अम्मा, लोग झूठ बोल सकते हैं, ज़बान झूठ बोल सकती है, लेकिन आंखें झूठ नहीं बोलती। मैंने उसकी आंखों में एक तड़प देखी है, फिर गम देखा है। अगर आप भी वहाँ होती ना तो उसके बगैर कुछ कहे सब कुछ समझ जाता है। क्या वो भी बिन पे बेगम साहब जैसे दिखते हैं? नहीं, उसमें तो शाह साहब की झलक आती है। पता नहीं उसकी तबीयत कैसी होगी, उसे होश आया भी या नहीं। वो मुझे ना बहुत कमज़ोर सा लग रहा था, लगता है ठीक से खाता पीता भी नहीं है। आपसे एक बात पूछूं? मैं नहीं कहूँगी तो नहीं पूछोगी? आप शहराम साहब के लिए इतने परेशान क्यों हो रहे? मैं उसके लिए परेशान हो रही हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बस अपनी स्कूल की पड़ी है। अच्छा, जाहिर सी बात है, वरना इस अजीब सी जगह में कोई रहने वाला चांद है? एक ही वजह है बस। अगर एक से ज़्यादा वजह हो भी तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? अगर इंसानियत के नाते मैंने उसकी सेहत के बारे में बात कर ली तो क्या बुरा किया? मैंने आपको कुछ कहा है? बिना वजह सफाइयाँ दिए जा रही हैं। चलो।